हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने आया हूं। मन में कुछ विचार थे, मुझे पता था नीट 2027 के लिए आपके अंदर कई छोटे छोटे शंकाएं होंगी, उनका मैं निवारण आज करने आया हूं। तो मैं एक एक चीज जो आपसे कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनेगा। दिस विल गिव यू द कंप्लीट पर्सपेक्टिव अबाउट नीट 2027। बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहला डाउट बच्चों के दिमाग में आया कि सर अभी तक हम पेन पेपर मोड में पेपर देते थे, अब सीबीटी की चर्चा होने लगी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, नो डाउट, बट ये यहां तक एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि सीबीटी हो सकता है। और बेटा अगर सीबीटी की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो कई लोगों के मन में विचार है क्या हमें अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। दूसरा जो मन में विचार और आया कि अगर सीबीटी है तो क्या सर मेंस की तरह 2 फेज में होगा पेपर। ये भी बच्चों के मन में दिमाग में एक डाउट है, बिल्कुल। तीसरी बात, क्या सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी हमारे इफेक्ट होंगे। जेई में लिमिटेड है, अभी इनफाइनाइट है, तो क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी हमारे डिफाइन होंगे। तो बेटा ये मान के चलिए आपको ये जो अटेम्प्ट देना है अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के देना है। हो सकता है इनफाइनाइट अटेम्प्ट्स ही रहे, बट यू नेवर नो। इस साल तो कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आने की उम्मीद है, बट आपको इस साल जो अपना अटेम्प्ट करना है ये मान के चलना है इसी साल सेलेक्ट होना है यार। ठीक है बात। अगर हम बात करें एज लिमिट के ऊपर भी अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की, और बात करते हैं एलन के नीट 2027 के रोड मैप की। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, आपसे ये जानना चाहूं कि नीट 2027 का पेपर कैसा होगा, फॉर्मूला ओरिएंटेड या कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। याद करिए, जब फॉर्मूला ओरिएंटेड होता है तो 720 की छड़ी लग जाती है यार। नीट 2024 में, नीट 2026 में जो पहला पेपर था, इट वाज स्ट्रिक्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड। और यार मैक्सिमम कोचिंग्स इसी पर काम करती हैं। दे डाइल्यूट द कंटेंट एंड दे एक्सपेक्ट कि पेपर फॉर्मूला ओरिएंटेड रहेगा, और अगर वो आता है तो अच्छी बात है। बट एलन जो है इट ऑपरेट्स ऑन बोथ द डिफिकल्टी लेवल्स। पेपर फॉर्मूला ओरिएंटेड हो तब भी एलन विल फेच यू द हाईएस्ट रैंक्स, और अगर पेपर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हो, यहां बाकी कोचिंग मार खा जाती है बेटा। कंसेप्ट ओरिएंटेड की अगर मैं बात करूं तो इन डेप्थ टू द लेवल ऑफ फर्दर अबव जेईई मेंस अप टू जेईई एडवांस, उसकी प्रैक्टिस करवाता है एलन का प्रोग्राम यार। सो अगर मैं यहां बात करूं, नीट 2025 में यार फिजिक्स ने लोगों की हवा उड़ा दी थी, बट अगर हम बात करें रीनीट में 2026 फिर से वही चर्चा हुई। पेपर वाज अगेन एक्सेप्शनली लेंथी वी कैन से, एंड इट वाज नॉट डायरेक्ट लैंग्वेज बेस्ड पेपर, इट वाज नॉट डायरेक्ट फॉर्मुला ओरिएंटेड पेपर, इट वाज मल्टी कंसेप्ट, इट इन्वॉल्व लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। सो बच्चों इन पेपर की अगर हम बात करें तो इसके लिए एलन चैनल इज गोइंग टू प्रिपेयर यू, राइट। सो हमारा फोकस दोनों कैटेगरी के लिए रहना चाहिए। अगर हमारा पेपर फॉर्मुला ओरिएंटेड है तो हमें स्पीड टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए साथ साथ, और अगर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है तो हमें फोकस रखना चाहिए कंसेप्चुअल पार्ट पर, नॉट जस्ट द फॉर्मुला की फॉर्मुला रटा और आंसर बोल दिया। नहीं, वी शुड नो द इन डेप्थ टू इट। समझ पा रहे हैं मेरी बात यार। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो हमारे 4 क्रूशियल फेज होने वाले हैं 2027 के, उनकी अगर मैं बात करूं, पहले फेज को मैंने डिफाइन कर दिया जुलाई से सितंबर, 3 महीने। अगला अक्टूबर से दिसंबर, अगला जनवरी से मार्च, और चौथा फेज बेटा अप्रैल से जो भी नीट की एग्जाम डेट होगी 2027 की। अब इन फेजेस में हमें क्या क्या करना है, वो मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेज 1 फाउंडेशन फेज, यार मैं इसको क्या बोलता हूं, फाउंडेशन फेज। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों हमें मैथमेटिकल टूल की मास्टरी करनी है। किसकी मास्टरी करनी है? मैथमेटिकल टूल्स की मास्टरी करनी है। क्योंकि अगर ये हमारे मजबूत हुए तभी हमारी मैकेनिक्स स्ट्रांग होगी। लोग कहते हैं कि सर मेरे को मैकेनिक्स आती है बट मेरा कैलकुलस वीक है। कैसे भाई? अगर तुम्हारा कैलकुलस पार्ट वीक है, वेक्टर पार्ट वीक है, तो तुम्हें मैकेनिक्स से सिलेक्टेड सवाल देखे हुए याद हैं, बट यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। सो पहला काम है मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, इसकी मास्टरी करनी है। और वेक्टर्स की बेसिक की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन और थ्योरी, ये हमें आनी चाहिए। ये हमने अगर फोकस कर दिया तो हम मान के चलिए जो भी आपका एनालिटिकल पार्ट है मैकेनिक्स का, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और अगर हम बात करें इस फेज में, मैं मैकेनिक्स 1 की बात करता हूं। मैकेनिक्स 1 में केवल मैंने 2 टॉपिक्स दिए, एक तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और बेटा एक दिया काइनेमेटिक्स। ये दोनों मैकेनिक्स 2 की फाउंडेशन है। लोग कहते हैं सर काइनेमेटिक्स में है क्या, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, रिलेटिव मोशन है। नहीं, काइनेमेटिक्स इज द बेस। वो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लग सकती है, मैग्नेटिज्म में भी लग सकती है। सो यू शुड बी वेरी थरो विद दीज इक्वेशंस, विद द मल्टी कंसेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम। समझ पा रहे हैं? ये एनएलएम फ्री बॉडी डायग्राम है बेटा, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनेगा, आपका एसएचएम में भी बनेगा, वेव्स में भी हम फोर्सेस की बात करते हैं यार। समझ पा रहे हैं बात? तो बेटा ये 2 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें गलती क्या करते हैं यार? गलती ये करते हैं कि शुरू में हम इजी क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मुला ओरिएंटेड काम करते हैं, और लास्ट में जब हम पहुंचने लगते हैं नीट तक तो कहते हैं सर अब हम डिफिकल्ट सवाल करेंगे, अब हम नई किताबें करेंगे। गलत, सरासर गलत।
शुरू का फाउंडेशन फेज होता है। शुरू में बेटा आपको मेहनत ज्यादा करनी है, आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है। यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट इन द एनालिटिकल पार्ट। समझ पा रहे हैं? बढ़ते हैं आगे। अगर हम यहां काम करें मैकेनिक्स 1 में, एनएलएम और काइनेमैटिक्स में, तो हमारा कंसेप्चुअल बेस्ड स्ट्रांग हो गया है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो हम अब तैयार हैं बड़े बड़े टॉपिक्स में जाने के लिए। कौन से? वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन। कुछ लोग कहते हैं सर पहले वर्क पर एनर्जी पढ़ लो, फिर बाद में काइनेमैटिक्स पढ़ लेंगे, फिर एनएलएम पढ़ लेंगे। नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियस ही बात है मैथमेटिकल टूल से करना है। हाँ, अगर आप ड्रॉपर हैं, आपका पहले का पार्ट मजबूत है, देन यू हैव द लिबर्टी, यू कैन गो फॉर दीज टॉपिक्स, बट टेक्निकली यू शुड बी साउंड विद मैथमेटिकल टूल्स फर्स्ट, देन यू आर एबल टू ग्रास्प द वर्क बाय एनर्जी एंड रोटेशन। और बेटा ये जो वर्क बाय एनर्जी है ना, ये आपका लगभग 8 से 10 चैप्टर में अप्लाई होता है यार। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ग्रेविटेशन में भी अप्लाई होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब जगह हम ये काम करते हैं यार। यहां तक कि मॉडर्न फिजिक्स में भी हम काम कर सकते हैं यार वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। समझ पा रहे हैं? सो दीज विल बी कवर्ड इन द फेज जस्ट आफ्टर वी वाइंड अप एनएलएम एंड काइनेमैटिक्स। समझ पा रहे हैं? इसके बाद अगर हम बात करें फेज 2 की, फेज 1 तो हमारा यहां समाप्त हो गया, फेज 1 हमारा यहां पर समाप्त हो गया। फेज 2 पर चलते हैं बच्चों। फेज 2 की अगर हम बात करें तो मैंने इसमें रखा है थर्मल फिजिक्स, वेव्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th का मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है जी। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, सॉलिड्स की अगर हम बात करें इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो डायनामिक्स एज वेल एज स्टैटिक्स। फिर हमारा आता है 4, 5, 6 यानी थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यूजुअली 4 सवाल तो होते ही होते हैं। सो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? थर्मल फिजिक्स। आगे अगर मैं बात करूं इसके बाद तो बेटा ऑसिलेशन, वेव्स, समझ पा रहे हैं बात को। और यहां पर हमारी 12th शुरू हो गई इसी फेज के अंदर। कौन कौन सी बेटा? 9, 10, 11, 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और उसी में हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन। ठीक है ना बात? सो ये हमने रखा है फेज 2 के अंदर। यहां पर अगर हम बात करें, वी आर डन विद द होल 11th एंड वी हैव स्टार्टेड विद अ पार्ट ऑफ 12th। अब बच्चों फेज 3 में क्या करने वाले हैं? फेज 3 में हम इंट्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM वेव्स, राइट। उसके बाद वी आर गोइंग टू डील विद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या क्या है बेटा? एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। यहां पर हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, द मैथ्स पार्ट। सो यहां पर वी मस्ट बी वेरी थरो विद द वेक्टर्स, वी मस्ट बी वेरी थरो विद द बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है, क्योंकि रटने वाली चीजें कम है इसमें सारी ज्योमेट्रिकल चीजें। अब अगर हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पे, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्या क्या बेटा? मॉडर्न में ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? यू नो इट वेरी वेल कि सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स जान है हमारी 12th की, है ना। इसमें से भर भर के सवाल आते हैं। ऐसा नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से नहीं आते हैं, बट इसके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। क्लियर है बात? मुद्दा है कि सर फेज 3 के बाद क्या है? कोर्स तो खत्म हो गया, अब आता है सबसे क्रूशियल फेज, दैट इज फेज 4। फेज 4 में क्या क्या है? रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट। क्या क्या है? रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट। रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें इस महीने में शुरू कर देने हैं मॉक टेस्ट देने डेली। मॉक टेस्ट देने डेली यार, क्योंकि अब हम नीट के बहुत नजदीक हैं। शॉर्ट नोट्स, इस पर भी बहुत विवाद होता है यार। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर क्रेजी अबाउट शॉर्ट नोट्स। क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं वो भी मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं बेटा, बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूं शॉर्ट नोट्स के बारे में। आज सारे मिथ मैं तोड़ने वाला हूं। बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पलर एमसीक्यू, बिल्कुल यार, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है उसका जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है। आगे के सब्जेक्टिव करें ना करें वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। बट बेटा जो एग्जाम्पलर के एमसीक्यू है, दैट हैज बीन asked in the NEET, AIMS, AIPMT before and high probability they'll be asked again। बिल्कुल। अब बात करते हैं PYQs की प्रैक्टिस। देखो जब हम फेज 1 to 3 में काम कर रहे थे तो PYQs के साथ तो काम कर ही रहे थे, नो डाउट, बट अब उनको दोबारा रिवाइज करने का समय आ गया है। जी हाँ, दोबारा रिवाइज करने का समय आ गया है। बेटा एरर नोटबुक आप शुरू से बनाते आए हैं, यू बीन मेकिंग एरर नोटबुक थ्रू आउट। फिर अब ये सर ने स्पीड टेस्ट क्यों लिखा है यार? कंसेप्ट तो हमने डेवलप कर लिया, स्पीड टेस्ट क्यों लिखा है? बेटा स्पीड टेस्ट होते हैं आसान क्वेश्चन के लिए। मान लो पेपर फॉर्मूला ओरिएंटेड आ गया और हम हैवी एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए तो तैयार हैं, बट वहां हमारी पेपर में स्पीड नहीं बन रही। सो इसीलिए एलन जो है वो अपने टेस्ट में दोनों तरह के पेपर रखता है। कुछ पेपर स्पीड टेस्ट होते हैं,
जो पेपर आसान होंगे, जिसमें आपकी स्पीड बनेगी, और कुछ पेपर आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे, दीज विल बी हाईली डिफिकल्ट, नॉट प्रॉब्ली लव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर थोड़ा भारी होता है, बट वो आपको तैयार करता है किसके लिए, जैसा कि रीनीट 2026 में आया था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो व्हाट आई एडवाइस इज हमें अपने आप को हर पेपर के लिए तैयार रखना है। इफ इट इज इजी देन द स्पीड विल मैटर, इफ इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड देन एक्यूरेसी विल मैटर। तब हमें सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, कट ऑफ गिर जाएगा, जी हां गिर जाएगा। बढ़ते हैं आगे, लास्ट जो हमने भारी सवाल किए हैं मैकेनिक्स के या आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट के या थर्मल फिजिक्स के या किसी भी चैप्टर के, तो उनकी हमें रिवीजन करनी है। फेज 4 में नए सवाल अवॉइड करने हैं यार, वो आपके अपने मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। फेज 4 इज मोर अबाउट रिवीजन, समझ पा रहे हैं गाइस? सो ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है कोई भी नीट एस्पिरेंट, वो क्या है? वो इनिशियल फाउंडेशन स्टेज में इजी क्वेश्चन करता रहता है, फॉर्मूला मेमोराइजेशन करता रहता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है। यही गड़बड़ है बेटा। इनिशियल फाउंडेशन स्टेज में फेज 1 में मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो बेटा जी मैकेनिक्स पढ़ते हुए आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। ये नहीं एक जैसे सवाल करते रहे, F इक्वल टू एम एम की वैल्यू दे दी, F की वैल्यू दे दी, ये निकाल रहे नहीं। यू हैव टू गो फॉर द ट्रिकियर क्वेश्चंस। यहां आपको अपना एनालिटिकल माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है यार। What you should actually do, solve new analytical questions in the initial phase। जी हाँ, इनिशियल फेज में ही हमें एनालिटिकल सॉल्व ज्यादा करने हैं। मैं बार बार बोलूंगा बेटा, दुर्घटना से देर भली, बार बार बोलूंगा यार, इनको शुरू में करना है। थिंक कंसेप्चुअली, हमें आंसर के पीछे नहीं भागना कि ऑप्शन दिख रहा है इसका टिक कर दो, नहीं यार। पेपर में मदद देता है ऑप्शन एलिमिनेशन, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू शुड नॉट लुक एट द ऑप्शंस। जब आप पढ़ रहे हैं तो बिना ऑप्शंस के करिए, पूरा सॉल्व करिए और फिर देखिए ऑप्शन में क्या है। डोंट जंप टू द ऑप्शंस। तीसरा, स्ट्रगल विद अनफेमिलियर प्रॉब्लम, जो हमें देख के अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल करती हैं हमें, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि यही आपको सिखाएंगे यार। जो चीज आती है वो नहीं सिखाती, जो चीज नहीं आती वो हमें सिखाती है। और इसी से हमारा लॉजिक होगा बिल्ड। वी आर गोइंग टू बिल्ड द लॉजिक। क्लियर है बात बच्चों? अब बढ़ते हैं आगे। मेरे पास इन 15-20 दिनों में 3 तरह के बच्चों के कॉल आए यार। आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स। पहली टाइप क्या थी? द वंस हु आर द टॉपर्स, getting 680, 690, even 700. One of my student whom I taught last year is getting 700 marks. I'm very happy, no doubt. बहुत खुश हूं मैं कि हाँ भाई 700 नंबर आए हैं, जहां 700 नंबर किसी ने सोचे भी नहीं इस पेपर में। That means and is getting full in physics. बिल्कुल, नाम भी रिवील करूंगा बहुत जल्दी मैं आपको। बट मेरे को उनसे ज्यादा खुशी होती है उन बच्चों के साथ जो बहुत एवरेज थे, जिनके नीट 2025 में 250, 350, 400 नंबर थे, बट इस बार they're getting 620, 630, even 650. इतने पे तो सिलेक्शन हो गई होगा। सो आई एम मोर हैप्पी फॉर देम। क्यों? बिकॉज दे वर एवरेज स्टूडेंट्स एंड दे गॉट अ गुड जीएमसी कॉलेज ऑन देयर कैपेबिलिटी, ऑन देयर मेरिट। तो बेटा इन टाइप के बच्चों के साथ भी मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी टॉपर के साथ होती है यार, इफ नॉट मोर। और तीसरे बच्चे जो थोड़े से परेशान होते हैं, डाइसी हैं, जो 500 की स्टेज पे खेल रहे हैं, 510, 520, 490, थोड़े से परेशान है। क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल गया। नीट 2026 का पेपर बहुत आसान और रीनीट बिल्कुल ही डिफरेंट। सो दे आर एट द मोमेंट डाइसी, और वो सोच रहे हैं कि सर 2027 के लिए हमें पूरा दम लगाना है, पूरी जान डालनी है, तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए स्टार्टिंग से बेटा। सो थर्ड आर दोज हु आर डाइसी। और ये वीडियो बेटा ईमानदारी से बोलूं तो मैंने थर्ड कैटेगरी के लिए बनाया। इतने दिनों से आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड विद द स्टूडेंट्स, कॉन्वर्सेशन विद द पेरेंट्स और हर तरह के बच्चे बेटा। आई डोंट एसोसिएट माई सेल्फ जस्ट विद द टॉपर्स, आई एसोसिएट विद द विनर्स, एंड विनर्स आर दोज हु डोंट गिव अप, who fight till the end, those who don't quit। और नीट 2027 उन्हीं का होने वाला है। So बेटा, when I say the books, the material which you need to follow, ये मैंने सामने लिख दिया। सबसे पहला बेटा अगर मैं बात करूं तो एलन मॉड्यूल्स, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। हार्ड कॉपी, पीडीएफ किसी भी फॉर्म में एलन मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज 1, 2, 3 बिना सोचे करना है। पेपर आसान होता है तो 1, 2 से काम हो जाता है, बट पेपर का लेवल कुछ भी है तो एक्सरसाइज 3 भी बनानी है। 3 में एम्स और एपीएमटी के पुराने भारी सवाल डाले हुए हैं बिल्कुल। साथ में एलन की ही एक्स्ट्रा बुक्स, आपको याद होगा एलन स्टार करके भी मॉक टेस्ट आए थे। एलन का एक्स्ट्रा मटेरियल भी हमारे पास रहता है। जी हां, क्रॉप, फिजिक्स एट अ ग्लांस, वी हैव सो मेनी थिंग्स। सो ये हमारा सेल्फ सफिशिएंट है। बट एक नॉर्मल बच्चे के लिए एलन मॉड्यूल तो अनिवार्य है, उसके साथ रेस तो अनिवार्य है, डीपीपी तो अनिवार्य है। आगे एनसीईआरटी एग्जांपल मैंने लिखा सॉल्व ऑल रेलेवेंट क्वेश्चन। तो बेटा रेलेवेंट में या कौन कौन आते हैं? एमसीक्यू तो आते ही आते हैं, उसके बाद इसके सब्जेक्टिव भी होते हैं।
एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक तो सिंगल करेक्ट होता है, एक मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला होता है, और एक सब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो सिंगल करेक्ट और मोर देन वन करेक्ट तो हमें करने ही करने हर चैप्टर के, कसम खा लें यार। उसके बाद बात करें एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी मैंने देखा बच्चों, बायो के, केमिस्ट्री के आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट फिजिक्स में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। और हैरानी की बात है, शुरू में नहीं पूछते फिजिक्स में एनसीईआरटी करनी है नहीं करनी, आखिरी 10 दिन में पूछते हैं कि सर करें नहीं करें। तो बेटा आखिरी 10 दिन में हो ही नहीं सकती। जब आप पढ़ रहे हैं तो फेज 1 के टॉपिक्स के साथ साथ एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। 11th पार्ट तो मैं आपको बता दूं, अंदर से तो कोई सवाल बनता ही नहीं, सिर्फ इलस्ट्रेशन, एनएलएम में एक इलस्ट्रेशन है, वो 2-3 बार आ चुका है एनसीईआरटी का। काइनेमेटिक्स बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ चुका है एज इट इज। और पॉइंट्स टू पॉन्डर किसके लिए? क्लास 11th मैकेनिक्स के लिए। 12th की बात नहीं कर रहा, 12th के लिए तो आपको अंदर से भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जी हां, कई टॉपिक्स हैं जो थ्योरेटिकल हैं, दे रिक्वायर कमांड ओवर इनसाइड लैंग्वेजेस एज वेल, बट पॉइंट्स टू पॉन्डर और अगर ये सब कर लिया तो 95% काम हमारा एनसीईआरटी से हो गया। अब मैं अगर बात करूं आगे बेटा, नीट एंड एम्स पीवाईक्यू, ये तो सबको पता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा नहीं, ये तो करने ही करने हैं, ये तो हमारी दाल रोटी है, इसके बिना तो गुजारा है ही नहीं। अगर मैं बात करूं जेई मेंस पीवाईक्यूज, अब आजकल बच्चों को 2 साल से समझ आ गई है कि जेई मेंस भी हमें करना जरूरी है, और इस साल तो बच्चे और करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सीबीटी जो होता है वो जेई मेंस लेवल का होता है, और यहां पे भी अगर सीबीटी हुआ तो कहीं ना कहीं लेवल मेंस जैसा हो सकता है। सो वी शुड बी एबल टू डू जेई मेंस फ्रॉम द लास्ट 5 years एटलीस्ट। पिछले 5 साल के जेई मेंस हम करने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है बात। आगे अगर मैं बढ़ूं तो कुछ और रेफरेंस किताबें हैं, वो आपको अपनी मर्जी से नहीं करनी, वो टीचर बोलेगा कि बेटा एचसी वर्मा के इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 कर लो, करनी है तो कर लो। इन सब के बाद रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपको टीचर सजेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक के लिए इस बुक का ये सेगमेंट पढ़ें, तो अवश्य पढ़ें, क्योंकि अब स्पीड के साथ साथ डेप्थ में भी हमें जाना है। एंड एलन डज नॉट बिलीव इन लक, इट ओनली बिलीव्स इन प्रिपरेशन एंड फुल प्रिपरेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पेपर्स। वो सब जानते हैं, दैट इज द यूएसपी ऑफ एलन। सो बच्चों, ये हमने बात कर ली थी बुक्स के बारे में। अब अगर मैं आगे बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज का, हॉट टॉपिक है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, बच्चे पूछते हैं क्या सर शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं, डू वी नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स? तो आंसर है यस। आगे आता है क्या हर चैप्टर के बनाने जरूरी हैं? तो आंसर यहां पर आता है नो, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने अनिवार्य नहीं है। टीचर जो है या तो बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, या कुछ टीचर कहते हैं मत बनाओ, बट कोई ये नहीं बताता कि हमें सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। अब मुद्दा है सर फिर किस चैप्टर के हम शॉर्ट नोट्स बनाएं? बिल्कुल बेटा, मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। मैकेनिक्स इज अ कंसेप्ट बिल्डिंग पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो यहां पर आप थ्योरी के साथ साथ भारी सवाल करते हैं, तब आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक में आप क्या बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, वो तो आप सॉल्व करके ही देखेंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसमें आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे? रटेंगे भी तो क्वेश्चन उस लैंग्वेज में नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन मल्टी कंसेप्ट होगा। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिक्स के लिए आपको नोट्स बार बार पढ़ने पड़ेंगे। जब आपने नोट्स अपने बनाए तो उनको अंडरलाइन कर ले, उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले जो भारी है, जो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग बनाने में मजबूती देते हैं। समझ रहे हैं? सो मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, फिर बनाने किसके हैं बेटा? थर्मल फिजिक्स के सिलेक्टेड पार्ट के। क्यों? थर्मल फिजिक्स में कई फॉर्मूले आते हैं, मीन फ्री पाथ, और वो डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है, उसका फॉर्मूला हमारा काम का है कि डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वो जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। पॉइजली फॉर्मूला, सेमीकंडक्टर के फॉर्मूले, वहां हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सो मैकेनिक्स में आप शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाएंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, यू आर ओके टू गो। बट 12th के टॉपिक्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। 11 में भी आप फ्लूइड के बना सकते हैं, सॉलिड्स के बना सकते हैं, एसएचएम वेव्स और थर्मल फिजिक्स के तो बनाने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एरर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू नो हाउ टू यूज द डिवाइस, यू विल बी एबल टू डू। सो इस बात से आप क्या सीखे कि क्या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं? हाँ। क्या सारे टॉपिक से बनाने हैं? ना। क्या सिलेक्टेड फॉर्मुले बेस्ड टॉपिक से ही बनाने हैं? जी हाँ। और बेटा ये नहीं किसी और के शॉर्ट नोट्स ले लिए उससे पढ़ रहे हैं। शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने पढ़े हुए में से बनाया जाता है, क्योंकि उसके साथ आप फेमिलियर हैं कि पढ़ा तो आपने यहां से और शॉर्ट नोट किसी और के ले लिए। यू आर नेवर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड बाय दोस। सो यहां हमने शॉर्ट नोट्स की चर्चा कर ली, अपने रोड मैप की चर्चा कर ली। नाउ आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी वेरी अलर्ट दिस ईयर, टू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ लास्ट ईयर, टू बी फुली फोकस्ड एंड पुट इन योर ऑल एफर्ट। माय विशेस आर ऑलवेज विद यू। मैंने आपको पहले भी कहा, एग्जाम से पहले भी आपके साथ हैं, एग्जाम के बाद भी आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।